नमस्कार दोस्तों, मैं माही उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था की एक सीरीज शुरू की थी। उस सीरीज के अंतर्गत हमने कल भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा था। दोस्तों, उस संवैधानिक विकास में आपके दो टॉपिक थे। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जो कि 1773 से 1853 था, और दूसरा था ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947, जिसमें हम पहले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी देख चुके हैं। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। पहले इससे रिलेटेड हम कुछ बातों को जान लेते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले जो ये कानून था, इसका निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था। जो 1857 का विद्रोह था उसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का पातशाह रख दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत के प्रथम पातशाह बनाया गया। आइए दोस्तों, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधिनियम अधीन कर दिया गया और ब्रिटिश ताज में उस टाइम की जो महारानी थी वो थी महारानी विक्टोरिया। तो सीधे सीधे कहें तो हमारे भारत का शासन सीधे सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन हमारे भारत के लिए बनाने थे वो महारानी विक्टोरिया बनाने लगी। उसमें सबसे पहला काम हुआ, गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। पहले दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया, जो कि सबसे पहले थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस प्रकार से अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर सीधे भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर जो भारत के गवर्नर जनरल बने वो थे हमारे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद दोस्तों और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को पहले खत्म कर दिया था, उन्हें बंगाल के अधीन कर दिया था। अब उन्हें दोबारा से विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता है। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और राज्य से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने या मतदान देने का अधिकार नहीं मिला। मतलब सरकार से 6 दिन से पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और ना ही हमें मतदान का अधिकार था। उसके बाद आता है सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम
उसके बाद आता है आपका भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। दोस्तों मार्ले मिंटो, इसे मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहा जाता है कि उस समय जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। दोस्तों लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान भी किया गया था। और दोस्तों ये पूछा जाता है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे, तो वो थे आपके दोस्तों सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। उन्हें विधि का सदस्य बनाया गया था। इस मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। यह भी मैंने आपको बताया था। और जो प्रथम सदस्य बने थे वो थे आपके वायसराय की कार्यपालिका परिषद के जो प्रथम भारतीय सदस्य बने थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट पर लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार भी मिल गया। अब उन्हें पूरक प्रश्न करने का भी अधिकार मिल गया। इस अधिनियम इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। दोस्तों इसमें यह था कि जैसे इसे आप समझना चाहें, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। इसे समझिए, क्योंकि इंग्लैंड वालों को जो ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उनको लगा कि अगर इनको तोड़ दिया जाए, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम भी काफ़ी मात्रा में थे, हिंदू भी थे, तो वो सोच रहे थे कि अगर ये लोग एकता में रहेंगे तो इनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि इनको तोड़ दिया जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अगर मुसलमान कोई चुनाव में खड़ा है तो उसे मुस्लिम लोग ही उसे वोट करेंगे, हिंदू मुस्लिम को वोट नहीं कर सकते। हिंदू खड़ा है तो हिंदू को ही वोट करेगा। इस तरह से इन्होंने हमें पृथक निर्वाचन कर दिया, मुस्लिमों के लिए अलग कर दिया और हिंदुओं के लिए अलग कर दिया गया। लॉर्ड मिंटो को, दोस्तों इस बात को याद रखना आप, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सांप्रदायिकता का जो प्रतिनिधित्व सबसे पहले किया था वो लॉर्ड मिंटो ने किया था। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं यहीं से हम लोगों में थोड़ा डिवाइडेशन हो गया था। मुसलमान लोग सोचने लगे हम अलग हैं, हिंदू सोचने लगे थोड़ा हम अलग हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में 1% भावना आ गई थी। उसके बाद दोस्तों आते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 का इसे मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड इधर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत में राज्य सचिव थे और जेम्स फोर्ड भारत के वायसराय थे। दोस्तों 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया था कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है उनका उद्देश्य। उन्होंने कहा कि वो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये कह दिया कि वो इनमें हमारे यहाँ भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार बनाना चाहते हैं, इसके लिए हमें अलग कर रहे हैं। 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया और जो कि 1921 से लागू हो गया। उसके बाद दोस्तों आते हैं, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इसमें क्या हुआ कि सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया। यानी कि पहले जो कि मार्ले और मिंटो थे उन्होंने शुरू किया था कि मुसलमान लोग मुस्लिम को ही देंगे, ऐसे ही सेम सिखों के लिए कि सिख को वोट करेंगे, ईसाई को वोट करेंगे
आंग्ल भारतीय को वोट करेंगे। इस तरह से ये सबके लिए लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांत दोनों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल इस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, याद रखना, द्वैध शासन प्रणाली यहीं से लागू हो गई थी। हालांकि जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही थी, लेकिन वो यहीं से चालू हुई थी। इस अधिनियम के तहत लागू की थी। प्रांतीय विषयों को दो भागों, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अंतर्गत एक आयोग का भी गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष तक इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस कानून में संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार भी प्रदान किया गया था। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1935। जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसके द्वारा पहली बार सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। सबसे पहले हमारे यहाँ संघात्मक शासन शुरू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। दोस्तों ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कई बार कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, आपका संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस अधिनियम के द्वारा ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, जो कि हम आज पढ़ते हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये शक्तियों का बंटवारा भी कर दिया गया था। और लास्ट में आती है अवशिष्ट शक्ति, जो कि वायसराय को दे दी गई थी। द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता को शुरू किया गया था। उसके बाद आपके आते हैं सांप्रदायिक, दलित जाति, महिलाओं, मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी, कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया था। इसके बाद दोस्तों आते हैं 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अब आते हैं, आगे चलते हैं हम। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। जो बर्मा मतलब म्यांमार जो था, वो हमसे अलग हो गया था इसी अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया और इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत सम्राट का शब्द समाप्त कर दिया गया। भारत सम्राट का शब्द समाप्त हो गया था। और दोस्तों 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था और समस्त शक्तियां 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान के रूप में स्थानांतरित
हो गई थी और लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी दिलाई थी। 1946 में संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया था। ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। दोस्तों कुछ चीज़ें हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा था कि 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और इसके बाद जो सत्ता है उत्तरदायी भारतीय के हाथों में सौंप दी जाएगी। लेकिन उसी टाइम पे मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत विभाजन की बात कह दी। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया था कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे और उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश कर दी, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उसे स्वीकार कर लिया और इसे लागू कर दिया गया। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर पर। जो दोस्तों कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू कौन बने, ने क्या पद संभाला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतरिम जो सरकार बनी थी, इनके बारे में आपको आगे बताऊंगी। और आज के लिए इतना ही। अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत 1992 में भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति तो दी थी, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। उसके बाद दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? दोस्तों ये की गई थी आपकी मार्ले मिंटो सुधार। मैंने आपको बताया भी था कि मिंटो ने सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को। ये आपका MPPSC के प्री में आया है 2019 में। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। तीसरा प्रश्न आता है दोस्तों, किस अधिनियम निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इनमें से कोई नहीं। ये मैंने आपको बताया था कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस कवेयर थे। दोस्तों ये आपका संघीय न्यायालय थे और संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे सर मोरिस कवेयर। कल मैंने आपको उच्चतम न्यायालय बताया था, उसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी और उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। उसके बाद आते हैं, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937। अभी हमने ये देखा है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब, कहाँ,
कब और कहाँ हुई थी और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और हो सके तो उसके जो अन्य न्यायाधीश थे उनको भी बताइएगा, उनके नाम भी बताइए था, ये मैंने कल ही आपको बताया है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? यह है आपका भारत शासन सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों में दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। नंबर 6 आता है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 7वें प्रश्न पे आते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं है? तो पढ़ते हैं, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये एकदम सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की स्थापना, ये आपका गलत है। उसके बाद आता है आपका केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। इसमें दोस्तों ये याद रखना 1919 पूछा है, इसलिए मुसलमानों के लिए प्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल वाला टॉपिक गलत है, क्योंकि वो 1909 के अंतर्गत हुआ था, जो कि मिंटो ने किया था, 1919 के अंतर्गत नहीं था। इसलिए इसमें पहला और तीसरा केवल सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारत शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांट दिया गया था, एक था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, ये मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था कि ये 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इससे सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, इनको भी लागू कर दिया गया था। उसके बाद आते हैं आपके दोस्तों 8वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो ये थे आपके भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इसकी व्याख्या को जानते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया था। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने पहली प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर विकल्प डी कर दिया गया। उसके बाद आते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। यह था आपका 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद, जो अवधि की प्रथम बैठक से 5 वर्ष राज्य परिषद कहलाता था, तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रत्येक 60 सदस्यों में से अधिकतम 17 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा के 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत थे, जिनमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 में सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 मतलब 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत, और फिर 145 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दिए।
उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बराबर होने से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते हैं, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं 10वें प्रश्न में, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1919। उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देख सकते हैं आप। फिर आते हैं 11वें प्रश्न पे, 1919 के में मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड सुधारों में 21 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिला के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपरोक्त में से ये दोनों सही हैं या एक सही है? केवल एक सही है, दूसरा सही है, एक और दोनों सही है, और ना तो एक और ना दो सही है। इसमें से केवल दूसरा सही है। मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड सुधारों के द्वारा अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रावधान किया गया था, लेकिन यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था, सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। उसके बाद आते हैं दोस्तों भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में, यूपीएससी भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। दोनों ही एकदम सही हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। 1855 में इस हेतु प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों में लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 में ICS की परीक्षा भारत में ही प्रारंभ हुई। सबसे पहले हुई थी इलाहाबाद में और उसके बाद दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई। इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था। उसके बाद आते 13वें प्रश्न पे, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। कौन सा निर्वाचन? 1926 का, 1937 का, 1945 का, या इनमें से नीचे कूट बताना है A, B और C, A और C, A, B, C। वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, यानी कि A और C सही है। 14वां प्रश्न आता है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? ये दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधान सभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, ये किससे प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम सरकार अधिनियम 1935 से। यद्यपि भारत सरकार में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही भारत परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से 43 प्रेरित है। निम्न से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त है? ये आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन की आदि की व्यवस्था की गई। उसके बाद चलते हैं अपने 17वें प्रश्न पे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर
आधारित है? तो ये आधारित है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत के संविधान में केंद्रों और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। इसमें 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती, ये मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, इसमें सूची हो गई थी और उसमें द्वैत प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। उसके बाद दोस्तों यह व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद आते हैं 18वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये गलत है बिल्कुल। अवशिष्ट विषयों प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए, ये सही है। उसके बाद आता है यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत था, ये भी गलत है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया, ये भी गलत है। सॉरी, ये 3 विशेषताएं बिल्कुल सही है, केंद्र में लागू कर दिया गया था, ये 3 विशेषताएं सही है। इनमें से जो नहीं है विशेषता वो यही है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये नहीं है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया, ये था 1935 के द्वारा। उसके बाद आते हैं अखिल भारतीय महासंघ की स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, या आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो ये आपका था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो यह है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? ये मैंने अभी बताया था, गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। उसके बाद आता है कौन एक भारतीय शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? यह है देश के लिए लिखित संविधान। 1935 में ऐसा नहीं था, देश के लिए संविधान का उल्लेख नहीं हुआ था। भारत के लिए संविधान का उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा हुआ था सबसे पहले। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ये बात है कि इसमें से हमारे संविधान में कुछ टॉपिक मिलते हैं, जैसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिए, ब्रिटिश के संविधान से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए, इस तरीके से हमने 1935 के संविधान से भी लिए थे। उसके बाद आते हैं इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी, कुछ ऐसा कह सकते हैं। इसने भारत की विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियायत सतह समाप्त हुई थी। तो इसका सबसे पहला भारतीय यह संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये बिल्कुल सही है। 1935 के अधिनियम पर आधारित है, ये मैंने आपको बताया था, जैसे संघात्मक सरकार, केंद्र में द्वैत शासन, प्रांत में द्वैत शासन की स्वायत्तता का स्थापना, ये वगैरह वगैरह ये सब थे किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? यह भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 1935 में अलग हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अब दोस्तों आपका दूसरा टॉपिक आता है संविधान सभा और संविधान की निर्माण प्रक्रिया। इस टॉपिक को दोस्तों हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई दिक्कत है, आपको कोई अदर नोट्स चाहिए या कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।